स्वागत है एडिटोरियल कोर्स में। 1 मई 2021 के एडिटोरियल का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। टाइटल है अ टाइमली वार्निंग। वार्निंग तो आप लोग जानते हैं, चेतावनी। वार्निंग के सिनोनिम्स के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं थ्रेटनिंग, एडमोनिशन। एडमोनिशन का स्पेलिंग होगा ADMONITION, एडमोनिशन। थ्रेटनिंग भी बोल सकते हैं। टाइमली वार्निंग का मतलब होता है सही समय पर दिया गया वार्निंग। ठीक है। टाइमली के सिनोनिम्स के रूप में हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपॉर्च्यून, ऑन राइट टाइम वगैरह। ये किस चीज़ के बारे में आर्टिकल है? ऑन सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन पर है। सुप्रीम इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया किस चीज़ में? अगेंस्ट क्लैम्पडाउन ऑन इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन पर सिकंजा के खिलाफ। मतलब कोई ना कोई ऐसा अथॉरिटी है जो इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता है, इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकालना चाहता है, तभी तो वो क्लैम्प डाउन करेगा, शिकंजा कसेगा। देखिए, क्लैम्प डाउन दो तरीके से लिखा जाता है। अभी आप देख रहे हैं क्लैम्प डाउन एक साथ मिला हुआ है टाइटल में, तो ये नाउन फॉर्म होता है। और क्लैम्प और डाउन अलग अलग हो जाए तब वो फ्रेजल वर्ब हो जाता है। ठीक है, आगे मिलेगा आर्टिकल में कहीं पर। लेकिन दोनों स्थिति में ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। नाउन के रूप में क्लैम्प डाउन रहे तो भी ऑन, क्लैम्प डाउन ऑन समथिंग, कोई चीज़ पर शिकंजा। और क्लैम्प डाउन वर्ब के रूप में रहे सेपरेटली, क्लैम्प डाउन ऑन समथिंग, मतलब किसी चीज़ पर शिकंजा कसना। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट्स कॉशन अगेंस्ट हैरासिंग। सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी किस चीज़ के खिलाफ? अगेंस्ट हरासिंग दोज, उन लोगों को हरास करने के खिलाफ। नीडिंग हेल्प, दोज नीडिंग हेल्प, वो जिनको मदद की ज़रूरत है। विल डिटर इल एडवाइज्ड एक्शन। यह सुप्रीम कोर्ट का जो कॉशन है, दैट विल डिटर, वो रोक लगाएगा। डिटर का मतलब रोकना, प्रतिबंधित करना। प्रिवेंट, स्टॉप, रिस्ट्रिक्ट, लिमिट, है ना। डिटर का ये मतलब होगा। इल एडवाइज्ड एक्शन, कौन से एक्शन को इल एडवाइज्ड कहा गया है? तो अभी आप लोग अगर न्यूज़ सुनते हैं तो आपको पता होगा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये आदेश जारी किया था कि अगर सोशल मीडिया पर पैंडेमिक को लेके कोई अफवाह फैलाएगा तो उसको NSA के तहत, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसकी सारी प्रॉपर्टीज सीज कर ली जाएगी। और ये बात उन्होंने क्यों कही थी? क्योंकि यूपी के ही किसी जगह के एक व्यक्ति ने अपने मरते हुए रिश्तेदार को बचाने के लिए, चूंकि ऑक्सीजन की किल्लत पूरे देश में सब लोग जानते हैं, तो उसने ऑक्सीजन के लिए मदद की गुहार लगाई थी कि किसी के पास भी है तो दे दो। और इसको यूपी के सरकार ने ऐसे ऐसे इंटरप्रेट कर लिया कि भैया अब आप जो है इस तरह का बात सोशल मीडिया पर लिख करके ये साबित करना चाहते हैं कि यूपी में सब कुछ अच्छा नहीं है, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाया जाएगा। ये बहुत भयानक बात है भैया। मर जाओ, मुंह नहीं खोल सकते हो, मदद मांग भी नहीं सकते हो तुम। ठीक है, तो कोर्ट ने इस पर कॉग्निजेंस लिया था, संज्ञान लिया था और इस पर एक्ट आदेश जारी किया था कि यदि कोई ऐसा करता है कि सूचनाओं को रोकता है, सूचनाओं को क्लैम्प डाउन कर रहा है, तब उसके खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वो कोई सरकार रहे, केंद्र सरकार रहे, राज्य सरकार रहे। ठीक है, तो इसी पर है ये आर्टिकल। अब आप आर्टिकल के टाइटल से ही बहुत सारे वर्ड्स सीख गए, बहुत सारे प्रीपोजिशन सीख गए, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल गया कि आर्टिकल कितना इंटरेस्टिंग और कितना यूज़फुल होने जा रहा है। ठीक है, थोड़ा पॉलिटिकल कलर है इसमें हम इनकार नहीं करेंगे, लेकिन चलिए फिर भी ये पॉलिटिकल से ज़्यादा अब हमको लगता है कि मानवाधिकारों से रिलेटेड बात हो गई है, मेरे हिसाब से, व्यक्तिगत राय है मेरी ये। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड a timely warning to the states against any attempt to clamp down on the dissemination of information about the serious health crisis besetting the country, or calls for help through social media from citizens affected by COVID-19। सेंटेंस बहुत बड़ा है लेकिन बहुत आसान है। सुप्रीम कोर्ट ने एक टाइमली वार्निंग इशू किया है, इतना तो क्लियर हो गया। ये वार्निंग किसके लिए इशू किया है? स्टेट्स के लिए। और स्टेट्स के लिए क्यों इशू किया है? कि अगेंस्ट एनी अटेम्प्ट, अगर स्टेट कोई भी प्रयास करता है उसके खिलाफ। प्रयास किस चीज का करेगा? टू क्लैम्प डाउन ऑन द डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। डिसेमिनेशन का मतलब क्या होता है? डिसेमिनेशन का मतलब होता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, स्प्रेड। ठीक है,
तो सूचनाओं के वितरण पर, सूचनाओं के डिस्ट्रीब्यूशन पर, सूचनाओं के फैलने पर कोई क्लैंप डाउन करने की कोशिश करता है, सिकंजा लगाने की कोशिश करता है राज्य, तो इस कोशिश के खिलाफ वार्निंग इशू किया है सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के लिए। ठीक है। और यदि कोई सोशल मीडिया पर मदद मांगता है सिटीजन जो अफेक्टेड है कोविड-19 से, तो उसके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई की जाती है स्टेट्स के द्वारा, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने ये वार्निंग दे दिया कि बउआ तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। ठीक है। The comment, obviously in response to the utterly despotic threat issued by UP Chief Minister Yogi Adityanath that those spreading misinformation or rumor would be detained under the National Security Act and their property seized, will surely help prevent ill-advised action by the police and the administration to treat appeals concerning shortage of hospital beds, medical oxygen and vital drugs as attempts to bring the government into disrepute. बड़ा सेंटेंस है, आप परेशान ना हो, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए, तो आपने पहला बात तो ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने इशू किया है टाइमली वार्निंग। आपको हिंदी नहीं करना चाहिए। अगर आप वाकई में किसी एडिटोरियल पैसेज को समझना चाहते हैं, तो एडिटोरियल का जो लैंग्वेज लेवल होता है ना, वो लैंग्वेज लेवल ऐसा नहीं होता है कि आप शब्दशः हिंदी कर देंगे और वाक्य बन के निकल के आ जाएगा। नहीं, आप उसमें से हर एक इन्फॉर्मेशन को लें और अलग अलग इन्फॉर्मेशन को अपने लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें। अगर आप हिंदी भाषी हैं तो हिंदी में, गुजराती बोलने वाले हैं तो गुजराती में, पंजाबी बोलने वाले तो पंजाबी में, अपने लैंग्वेज में उस इन्फॉर्मेशन को समझें। द सुप्रीम कोर्ट हैज इशूड ए टाइमली वार्निंग। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के सुप्रीम कोर्ट ने एक वार्निंग इशू किया है, वार्निंग जारी किया, चेतावनी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन वार्निंग। किसको वार्निंग दिया? तो सेकंड इन्फॉर्मेशन है स्टेट्स को। क्यों दिया है? ताकि वो कोई अटेम्प्ट ना करें क्लैम डाउन करने का, डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन को। इन्फॉर्मेशन किसके बारे में? तो सीरियस हेल्थ क्राइसिस जिससे देश घिरा हुआ है, बिसेटिंग द कंट्री, मतलब सराउंडिंग द कंट्री। यदि हम बोलते हैं दिस प्रॉब्लम इज बिसेटिंग अस, मीन्स वी आर सराउंडेड बाय दिस प्रॉब्लम। This problem is besetting us means we are surrounded by these problems. These problems are, क्योंकि beset कर रहा है तो चारों तरफ से घेर रहा है। BESET, beset, beset with something। ये समथिंग कुछ अच्छा नहीं रहेगा, अनप्लीजेंट होगा। beset with crisis, beset with the problems, है ना, समस्याओं से घिरे होना। ठीक है। तो देश जिन समस्याओं से घिरा हुआ है, जिन हेल्थ क्राइसिस से घिरा हुआ है, सीरियस हेल्थ क्राइसिस से घिरा हुआ है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेशन हो रहा है, इन्फॉर्मेशन फैल रहा है। जाहिर सी बात है, सब फैलेगा ही इन्फॉर्मेशन। उस पर अगर कोई स्टेट अटेम्प्ट करता है क्लैम्प डाउन लगाने का, तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने टाइमली इशू किया है वार्निंग। टाइमली वार्निंग इशू किया है। टाइमली मतलब सही समय पर वार्निंग इशू किया है। अब यहाँ वार्निंग के बाद टू प्रीपोजिशन क्यों लगा? तो आप देखेंगे लिखा इशूड ए वार्निंग टू। तो यहाँ इशू का मतलब देना। देना का वर्ब जब भी आएगा ना, देना वर्ब का सेंस, तो ज्यादातर टू प्रीपोजिशन होगा। जैसे गिव समथिंग टू समबडी, गिव ए वार्निंग टू द स्टेट्स, तो उसी तरह गिव के अर्थ में इशू का यूज किया गया है, इसलिए टू प्रीपोजिशन लगा है। इशू अ वार्निंग टू द स्टेट्स बराबर गिव ए वार्निंग टू द स्टेट्स। यहाँ पर स्टेट्स समबडी के रूप में है और वार्निंग समथिंग के रूप में है। आई होप की चीजें क्लियर होती जा रही होंगी आपको। ठीक है। तो हाँ, कोई भी अटेम्प्ट यदि कोई राज्य करेगा कि वो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन को क्लैम डाउन करे, तो उसके खिलाफ वार्निंग दे दिया कि भैया कार्रवाई कर देंगे। या फिर इस तरह का इंफॉर्मेशन है जिसमें मदद मांगा जा रहा है, कॉल फॉर हेल्प का मतलब मदद मांगना, आस्क फॉर हेल्प, कॉल फॉर हेल्प, डिमांड हेल्प, इस सब का मतलब होता है मदद मांगना। बेग फॉर हेल्प, इस सब का मतलब होता है मदद मांगना। मदद थ्रू सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए सिटीजन्स जो कि अफेक्टेड हैं कोविड-19 से, उनके द्वारा अगर कोई मदद मांगा जा रहा है और इस तरह के इंफॉर्मेशन के डिसेमिनेशन को, इंफॉर्मेशन फैलने को रोकने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, स्टॉप, प्रिवेंट, रेस्ट्रिक्ट करने का, क्लैम्प डाउन करने का प्रयास किया जा रहा है किसी भी राज्य सरकार के द्वारा, तो इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। कोर्ट के अवमानना का केस कर दिया जाएगा सरकार पर, और आगे जो भी कार्रवाई हो इसका। ठीक है। द कमेंट ऑब्वियसली मतलब स्पष्टता, क्लियरली, इन रेस्पॉन्स, या जो कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, किसके रेस्पॉन्स में दिया गया है? तो उस अटरली डेस्पोटिक थ्रेट के रेस्पॉन्स में, इन रेस्पॉन्स टू समथिंग मतलब उसके प्रतिक्रिया के रूप में। ठीक है। तो कोर्ट ने ये जो कमेंट जारी किया है, जो वार्निंग जारी किया है,
ये किस चीज के प्रति प्रतिक्रिया कोर्ट ने दिया है? तो उस अटरली डेस्पोटिक थ्रेट के प्रति। अटरली का मतलब कंप्लीटली, अटरली बटरली डिलीशियस, मतलब कंप्लीटली बटर की तरह डिलीशियस। अटरली मतलब कंप्लीटली, अटरली बना है अटर से। अटर एडजेक्टिव और वर्ब दोनों रूपों में यूज किया जाता है। एडजेक्टिव के रूप में अटर का मतलब होता है UTTER, अटर का मतलब होता है एडजेक्टिव के रूप में कंप्लीट। अटर का मतलब कंप्लीट, तो अटरली का मतलब कंप्लीटली। वर्ब के रूप में लेंगे तो अटर का मतलब होता है स्पीक, बोलना, ठीक है। तो यहाँ अटरली एडवर्ब है कंप्लीटली के अर्थ में। डेस्पोटिक, डेस्पोटिक का मतलब क्या होता है? निरंकुशवादी, निरंकुशवादी। निरंकुशवादी का मतलब जैसे हिटलर करता था, जो मन में आ गया वो आदेश दे दिया, नहीं कोई मानेगा तो मुंडी काट देंगे। तो इस तरह का जो राजा का व्यवहार होता है, इस तरह के राजा, इस तरह के व्यवहार को डेस्पोटिक एटीट्यूड कहा जाता है, डेस्पोटिक थ्रेट कहा जा सकता है, डेस्पोटिक सिस्टम कहा जा सकता है, ठीक है। अब थ्रेट इशू किया गया किसके द्वारा? बाय यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के द्वारा। क्या था थ्रेट? कि दोज स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर, मतलब दोज हु आर स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर, वे लोग जो मिस इन्फॉर्मेशन और र्यूमर को स्प्रेड कर रहे हैं, फैला रहे हैं, वुड बी डिटेन्ड। वुड बी डिटेन्ड का मतलब अरेस्टेड, डिटेन्ड मतलब अरेस्टेड, उनको कैद कर लिया जाएगा अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। एंड देयर प्रॉपर्टी सीज्ड, एंड मीन्स देयर प्रॉपर्टी विल बी सीज्ड या वुड बी सीज्ड, उनके प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा। ग्रामर क्या है कि यहाँ विल बी की जगह वुड बी क्यों यूज किया गया, ठीक है, क्योंकि अब पास्ट का फ्यूचरिटी बताया जा रहा है ना। पास्ट में योगी आदित्यनाथ ने कहा था, आज थोड़ी कहा था, 1 तारीख को 2 तारीख को थोड़ी कहा था। हम 1 तारीख का एडिटोरियल और 2 तारीख को आपके पास पहुंचा रहे हैं, तो उस समय ये नहीं कहा गया है, अभी पास्ट में ही कह दिया गया था। इसलिए पास्ट में यदि किसी फ्यूचरिटी को बताना है तो विल के जगह वुड यूज करते हैं, ठीक है। वुड बी डिटेन्ड अंडर, डिटेन्ड मतलब अरेस्टेड अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है। ये अंडर प्रीपोजिशन लगाया गया है। अंडर दिस एक्ट मतलब इस एक्ट के अनुसार या इस एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टी वुड बी सीज्ड, उनका प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाएगा। मतलब अब उसके बाद देखिए कॉमा है ना, तो ये कॉमा का मतलब है कि कॉमा के बाद वाला जो वर्ब है ना, इसी तरह का एक कॉमा पहले भी मिला होगा, मिलेगा आपको। देखिए कहाँ मिल रहा है, हम बता रहे हैं, ये देखिए यहाँ मिल रहा है, मिल रहा है ना यहाँ पर कॉमा। तो इस कॉमा और इसके पहले जो कॉमा मिलेगा, हम बता रहे, रुक जाइए जरा सा भाई साहब, ये देखिए थोड़ा सा नीचे लाना पड़ेगा आपको समझाने के लिए। देखिए ये जो है वर्ब के पहले कॉमा है, ठीक है, ये जो है वर्ब के पहले कॉमा है, यहाँ पर है कि नहीं है, देख रहे हैं ये कॉमा। तो ये कॉमा उसके पहले वाला हटा दीजिए, द कमेंट विल श्योरली हेल्प, ठीक है। तो जो कमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, जिसको किसके रिस्पॉन्स में दिया गया है? योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो जारी किया गया था डेस्पोटिक थ्रेट, उसके रिस्पॉन्स में जो कमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये कमेंट विल श्योरली हेल्प, ये कमेंट हेल्प करेगा प्रिवेंट करने में इस इल एडवाइज्ड एक्शन को। एक्शन लिया किसके द्वारा जाएगा? बाय द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो ये इल एडवाइज्ड, एडवाइस कौन दिए हैं? यही बाबा जी दिए हैं, योगी आदित्यनाथ साहब दिए हैं, है ना। तो उस एक्शन को प्रिवेंट करने में मदद करेगा। हेल्प के बाद V1 आया, हेल्प प्रिवेंट, है ना। तो हेल्प के बाद V1 भी लिख सकते हैं, 2+V1 भी लिखते, हेल्प टू प्रिवेंट तो भी सही होता, और हेल्प इन प्रिवेंटिंग, इन प्लस V4 लिखते तो भी सही होता। हेल्प के बाद V1 भी आ सकता है, 2+V1 भी आ सकता है, इन प्लस V4 भी आ सकता है। हेल्प टू प्रिवेंट या हेल्प प्रिवेंट मदद करने में रोकने में मदद करेगा किस चीज को? इल एडवाइज्ड एक्शन को, जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिया जाने वाला है, जिसमें कि वो अपील्स को ट्रीट करेंगे, टू ट्रीट अपील्स। अपील्स किस, कैसा अपील? कंसर्निंग शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, मेडिकल ऑक्सीजन एंड वाइटल ड्रग्स, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्रिटिकल ड्रग्स एज अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग द गवर्नमेंट इनटू डिसरिप्यूट। देखिए ट्रीट वर्ब को सीखिए, ठीक है। ही ट्रीट्स मी एज हिज सर्वेंट, ट्रीट मी एज हिज सर्वेंट, वह मेरे साथ व्यवहार करता है, मुझको मान के चलता है, मेरे साथ उसका जो रवैया होता है एक नौकर की तरह, मुझे नौकर समझता है वो। ही ट्रीट्स मी एज ए सर्वेंट, ठीक है। तो ट्रीट ए एज बी, ए को बी के रूप में ट्रीट करना।
तो ये जो जो पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ट्रीट करेगा अपील्स को। किसी भी चीज़ का अपील होगा, जैसे हॉस्पिटल बेड से रिलेटेड, शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड से रिलेटेड, शॉर्टेज ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन से रिलेटेड, या शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट ड्रग्स यानी मेडिसिन से रिलेटेड कोई अपील आएगा, कंसर्निंग मतलब रिलेटेड कोई अपील आएगा, तो उस अपील को एक अटेम्प्ट के रूप में ट्रीट करेगा। ट्रीट दीज अपील्स एज अटेम्प्ट, उस अटेम्प्ट के रूप में यूज करेगा जो सरकार को डिसरिप्यूट करेगी, कलंकित करेगी। ठीक है, ब्रिंग समबडी इन डिसरिप्यूट का मतलब किसी को अपमानित करना, उसको बदनाम करना। मतलब ये जो इल एडवाइज्ड एक्शन है, इसमें कहा गया है पुलिस और प्रशासन को कि कोई इस तरह का सोशल मीडिया पर मैसेज डालता है कि हमको बेड नहीं मिल रहा है, तो हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो दवाई का किल्लत है, तो एकदम सीधे उसको यही समझना है तुमको। आदित्यनाथ साहब बोले हैं कि पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि तुमको यही समझना है बउआ कि उस सरकार को बदनाम करने का कोशिश कर। अब सरकार को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा पर वो आँच ला रहा है, इसलिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उस पर कार्रवाई करो, उसको अरेस्ट करो, उसका प्रॉपर्टी सीज कर लो। तो जाहिर सी बात है इस एक्शन को लिए जाने में जो सुप्रीम कोर्ट का कमेंट आया है वो रोक लगाएगा ना, रोकेगा ना इस एक्शन को कि नहीं तुम ही ऐसा एक्शन नहीं ले सकते हो। द पुलिस इन अमेठी रजिस्टर्ड एन FIR अगेंस्ट ए मैन। अमेठी में पुलिस ने एक आदमी के खिलाफ FIR रजिस्टर कर दिया, हु अपील्ड ऑन ट्विटर फॉर एन ऑक्सीजन सिलेंडर फॉर ए फैमिली मेंबर फॉर एलिजेडली सर्कुलेटिंग ए र्यूमर। ठीक है, और वो बेचारा ट्विटर पर एक ऑक्सीजन सिलेंडर का अपील कर रहा था अपने एक फैमिली मेंबर के लिए, और उसको FIR रजिस्टर किस लिए किया गया? अलिजेडली, अलिजेडली मतलब तथा कथित रूप से, ऐसा कहा जा रहा है, उसके पीछे कोई सबूत वबूत नहीं है, प्रमाण नहीं है, एविडेंस नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है तथा कथित रूप से उसको सर्कुलेट करने के लिए, र्यूमर सर्कुलेट कर रहे हैं आप, अफवाह फैला रहे हैं। सर्कुलेट ए र्यूमर का मतलब अफवाह फैलाना, स्प्रेड ए र्यूमर। ठीक है, एंड सीकिंग टू काउज फियर एंड अलार्म, और उसको कहा जा रहा है कि आप सीक कर रहे, ट्राई कर रहे हैं, सीकिंग टू डू समथिंग मतलब ट्राइंग टू डू। ठीक है, तो वो कोशिश कर रहा है फियर, डर और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ये कह करके उसके खिलाफ FIR लगा दिया गया। हम हंस रहे हैं लेकिन ये हंसी के पीछे बहुत, हम क्या बोल सकते हैं, नहीं बोलना। मिस्टर आदित्यनाथ अपीयर्स क्वाइट कन्विंस्ड, ऐसा लगता है कि मिस्टर आदित्यनाथ को एकदम पूरा कन्विक्शन है, पूरा कन्विंस्ड है ना, उनको यकीन है, ठीक है, कि कंप्लेंट्स अबाउट ऑक्सीजन शॉर्टेज इन हिज स्टेट आर आइदर इमेजिनरी, मतलब उनके स्टेट में जो ऑक्सीजन शॉर्टेज का कंप्लेन किया जा रहा है वो या तो काल्पनिक है, और वर्स या तो उससे भी खराब मैलिशियस है। मैलिशियस यदि कोई चीज है तो वो द्वेषपूर्ण है। ठीक है, वो गलत इरादे से किया गया, किसी को बदनाम करने, किसी को डैमेज करने के इरादे से किया। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कंप्लेन कोई कर रहा है तो सरकार को ही, कि सरकार के लिए मैलिशियस फीलिंग्स होगा उसके मन में, ऐसा बांध के चल रही है आदित्यनाथ की सरकार। आदित्यनाथ ऐसा सोच रहे कि बतवे इतने सही है एंड वांट्स टू ट्रीट देम, और उनको ट्रीट करना चाहता है। देखिए, ट्रीट देम एज अटेम्प्ट्स, और इन कंप्लेंट्स को, इन अपील्स को वो ट्रीट करना चाहते हैं उस प्रयास के रूप में कि वो माहौल को खराब कर रहा है, स्पॉइल द एटमॉस्फेयर। ठीक है, माहौल को खराब करने के प्रयास के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। देखिए, इसमें बहुत डोमिनेटिंग फ्रेज निकल के आया, ट्रीट ए एज बी, इसको दिमाग में रखिएगा आप लोग। ठीक है, ए को बी के रूप में ट्रीट करना, जैसे एग्जांपल में बताया, ही ट्रीट्स मी एज ए सर्वेंट। ओके, सम ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रीट मी एज देयर ट्रू फ्रेंड्स एंड गाइड। कुछ छात्र मुझे अपने सबसे अच्छे और सच्चे दोस्त और मार्गदर्शक के रूप में ट्रीट करते हैं, मतलब मेरे साथ वैसे व्यवहार करते हैं। ठीक है, while it is entirely in order that the government has directed the police, यह बात बिल्कुल सही है। इन ऑर्डर यदि कोई बात है तो कानून के हिसाब से, व्यवस्था के हिसाब से है, सही है वो, कि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट किया है पुलिस को, निर्देश दिया है पुलिस को टू क्रैक डाउन ऑन समथिंग, मतलब उस पर शिकंजा करना, उसको पकड़ना। ठीक है, उसका पता लगाना। क्रैक डाउन ऑन द प्रॉफिटियरिंग ऑन मेडिसिन, कि मेडिसिन पर जो मुफ्त खोरी करने का या जमाखोरी करने का या लाभ कमाने का कोशिश कर रहा है, उस पर क्रैकडाउन करने का निर्देश दिया गया पुलिस को। इन द ब्लैक मार्केट, जो प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं, जो मुनाफाखोरी कर रहा है, सही वर्ड इसके लिए मुनाफाखोरी है, जो कालाबाजारी के द्वारा मुनाफाखोरी करने की कोशिश करे दवाओं के मामले में, उस पर क्रैकडाउन करने का मतलब उसका पता लगा के उस पर एक्शन लेने का निर्देश जारी किया है योगी साहब ने पुलिस को। फिर भी, ठीक है,
इट इज़ क्वाइट ए डिफरेंट मैटर इफ द एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट सीइंग ऑल अपील्स। फिर भी ये बिल्कुल अलग मामला हो जाता है कि प्रशासन सभी मामलों को, सभी अपीलों को इस तरह से देखना शुरू कर दे कि जो अपील किए जा रहे हैं मदद के लिए, कि ये ग्रेव क्राइसिस एज नथिंग मोर देन एक्टिविटीज एम्ड एट टार्निशिंग द गवर्नमेंट्स इमेज। कि प्रशासन इसको, मतलब जितना भी अपील आ रहा है मदद के लिए कि भैया मदद करो हमारी संकट में, गंभीर संकट। ग्रेव क्राइसिस का मतलब सीरियस क्राइसिस। ग्रेव मतलब कब्र भी होता है नाउन के रूप में, है ना, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान, और ग्रेव एडजेक्टिव के रूप में सीरियस, गंभीर। ठीक है, वो ऐसा गंभीर जो अच्छा नहीं माना जाता है ना। ठीक है, ग्रेव क्राइसिस के रूप में, नथिंग मोर देन एक्टिविटीज। तो ग्रेव क्राइसिस में यदि कोई अपील कर रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक्टिविटी के रूप में देख रही है प्रशासन कि ये सरकार के इमेज को टार्निश किया जा रहा है। टार्निश करने का मतलब कलंकित करना। ठीक है, तो टार्निश करने के प्रयास के रूप में देखना भी तो सही नहीं ना। ठीक है कि आप अच्छा कर रहे हैं कि कालाबाजारियों पर, मुनाफाखोरों पर आप शिकंजा कस रहे हैं, क्रैकडाउन ऑन कर रहे हैं, है ना, क्रैकडाउन ऑन कर रहे हैं तो क्लैम्प डाउन ऑन कर रहे हैं, है ना, तो सही कर रहे हैं आप, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई मदद के लिए अपील मांग दिया तो आप ही कह दीजिएगा कि भाई सरकार का इमेज खराब करने का कोशिश कर रहा है। ऐसा नहीं ना होगा भाई साहब। ठीक है, अब आइए टार्निश वर्ड को सीखिए, फिर एम एट को सीखिएगा, है ना, सारा चीज़ को सीखिए। ग्रेव तो बता ही दिए, ग्रेव मतलब गंभीर, सीरियस आप बोल सकते हैं, है ना। टार्निश मतलब होता है बदनाम करना, कलंकित करना। इसके सिनोनिम्स के रूप में आप बोल सकते हैं डिसरिप्यूट, है ना, कास्टिगेट, CASTIGAT, कास्टिगेट, है ना। फिर और क्या बोल सकते हैं, स्लर, SLUR, स्लर मतलब बदनाम करना, कलंकित करना, है ना। और क्या बोल सकते हैं, चेस्टाइज, CHASTISE, बदनाम करना, राइट। डिफेम, मेलाइन, ये सब वर्ड इसके सिनोनिम्स से। मेलाइन के स्पेलिंग में ध्यान दीजिएगा, MALIGN। ठीक है, फर्स्ट पैसेज क्लियर हो गया। फर्स्ट पैसेज में बड़ा अच्छा आया, ट्रीट AHB, बार बार हम बता रहे हैं। ठीक है, आगे चलिए, सेकेंड पैसेज क्या कर रहा है, गिवन द प्रोपेंसिटी ऑफ सच लीडर्स, ऐसे लीडर्स के नेचर को ध्यान में रखते हुए। प्रोपेंसिटी क्या होता है, अच्छा पहले उसके पहले गिवन जानिए। गिवन यदि सेंटेंस के शुरू में है तो उसका मतलब होता है कंसीडरिंग, ध्यान में रखते हुए। तो गिवन हटा के आप वहां कंसीडरिंग लगा दीजिएगा ना तो भी सही रहेगा। गिवन द प्रोपेंसिटी ऑफ सच लीडर्स, प्रोपेंसिटी ऑफ समबडी मतलब, या समबडीज प्रोपेंसिटी मतलब समबडी का स्वभाव, प्राकृतिक जो स्वभाव होता है किसी का, उसको प्रोपेंसिटी कहते हैं। इसको आप इंग्लिश में इंक्लाइनेशन कह सकते हैं, नेचर कह सकते हैं, टेंडेंसी कह सकते हैं। ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। तो गिवन द प्रोपेंसिटी ऑफ सच लीडर्स, इन लीडर्स का जो प्रोपेंसिटी है ना, इनका जो स्वभाव है ना, वो ट्रीट करना, वॉइसिंग ऑफ ग्रीवेंसेस मतलब आवाज, जब ग्रीवेंसेस मतलब शिकायत, कंप्लेंट्स, दुख, है ना, वो दुख शिकायत का कोई आवाज आता है सिटीजन्स के द्वारा तो उसको एक पर्सनल अफ्रंट के रूप में ले लेते हैं। ठीक है, देखिए फिर से ट्रीट आ गया, ट्रीट द वॉइसिंग ऑफ ग्रीवेंसेस बाय सिटीजन्स एज ए पर्सनल अफ्रंट। ट्रीट यहां पर 3 या 4 बार अभी तक आ चुका है। समझिएगा कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है इस आर्टिकल के लिए, ट्रीट AHB। ये आर्टिकल खत्म होते होते तक हम आपको याद करवा देंगे, गारंटी ट्रीट को, है ना। तो वो सिटीजन्स के द्वारा जो वॉइसिंग ऑफ ग्रीवेंसेस होता है उसको ट्रीट करते हैं एज ए पर्सनल अफ्रंट। अफ्रंट का मतलब इंसल्ट, ह्यूमिलिएशन। उसको वो अपना व्यक्तिगत अपमान समझ लेते हैं। भैया तुम राजा कैसे बन गए यार। हम यदि जाके अपने पापा से बोलेंगे पापा भूख लगा है, या मेरा बेटा आके हमसे बोलेगा भूख लगा है पापा, हम पैसे नहीं कमा पा रहे, अगर हम अपने बेटे को खाना नहीं देंगे तो आके बोलेगा किससे, पड़ोसी से जाएगा बोलने। तो हम कहेंगे तुम हमसे खाना बोल करके तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो। भैया हम तो बहुत छोटा सा टीचर, हम क्या बताएंगे, इतने बड़े बड़े लोग महारथी बैठे हुए हैं पॉलिटिक्स के, पापा लोग हैं वो लोग तो पूरे जनता के, वो लोग तो बेहतर समझते हैं। देखिए तो अफ्रंट किसका, अफ्रंट टू देयर एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज, उनके शासन चलाने की क्षमता का अपमान समझ लेते हैं वो लोग। बताइए जरा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट का वार्निंग दैट एनी अटेम्प्ट टू स्टिफल द पीपल्स वॉइस, स्टिफल का मतलब दबाना, स्टिफल का मतलब दबाना, स्टिफल दम घोट देना, गला घोट देना। तो लोगों के आवाज को दबाने का कोई भी प्रयास वुड अट्रैक्ट एक्शन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज क्वाइट
टाइमली एंड नेसेसरी। तो ये जो कोर्ट का वार्निंग है जिसमें कहा गया है कि कोई भी अगर प्रयास किया गया लोगों के वॉइस को स्टिफल करने का, दबाने का, उसको क्या बोलते हैं, सफोकेट करने का, उसको रोकने का, है ना, क्लैम्प डाउन ऑन, स्टिफल और क्लैम्प डाउन ऑन एक तरह का सिनोनिम्स हो गया, ठीक है, तो करने का कोशिश किया जाएगा, तो इससे जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का एक्शन माना जाएगा। ये जो चेतावनी है क्वाइट टाइमली और नेसेसरी है, बहुत एकदम बेहद ही समय पर आया है और बेहद अति आवश्यक है। अभी जो क्वाइट का है इसका उपयोग समझिए। क्वाइट का मतलब होता है बेहद। क्वाइट का उपयोग जनरली हम लोग वैसे एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं या एडवर्ब्स के साथ करते हैं जो एडजेक्टिव एडवर्ब का डिग्री चेंज नहीं कर सकते। जैसे दो लाइन आपस में समानांतर है तो कहेंगे दीज टू लाइन्स आर वेरी पैरेलल, तो गलत हो जाएगा, यहाँ क्वाइट ही बोलना पड़ेगा। दीज टू लाइन्स आर क्वाइट पैरेलल, है ना। तो इसको वैसे एडजेक्टिव्स जिनका डिग्री चेंज नहीं होता, ऐसे टेक्निकल भाषा में, ग्रामर में उसको नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव कहते हैं, उनके साथ क्वाइट का यूज करते हैं। तो टाइमली जो चीज है तो है टाइमली, सही समय पर है। इधर 1 मिनट पहले भी हो गया तो टाइमली नहीं रहेगा, 1 मिनट बाद भी हो गया तो टाइमली नहीं रहेगा। तो टाइमली जो है ना कम हो सकता ना ज्यादा हो सकता है, इसका मतलब इसका डिग्री चेंज नहीं हो सकता। जो एडजेक्टिव कम या ज्यादा नहीं हो सकता उसी का डिग्री चेंज नहीं करते हैं, उसी को नॉन ग्रेडेबल कहते हैं, उसके साथ क्वाइट का यूज करते हैं, ठीक है। तो कोर्ट का ये जो आदेश है ये क्वाइट टाइमली है और नेसेसरी है। आगे बढ़े। एज जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ हु हेड्स द बेंच, इस बेंच का, इस जजों का जो समूह था, जो जूरी था, जो पैनल था, जो बेंच था, वो किसके नेतृत्व में था? जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के, ठीक है। उन्होंने रिमार्क्ड का मतलब उन्होंने टिप्पणी दिया, उन्होंने वक्तव्य जारी किया। एनी क्लैम्प डाउन एक साथ आया, नाउन है भाई साहब इसीलिए इसके पहले एनी लगा है। एनी क्लैम्प डाउन ऑन इंफॉर्मेशन इज कॉन्ट्ररी टू बेसिक प्रीसेप्ट्स का मतलब होता है सिद्धांत, बेसिक मतलब मूल। जो कोई भी इस तरह का सिकंजा इंफॉर्मेशन पर रोक टोक, क्लैम्प डाउन का मतलब सिकंजा मतलब रोक टोक, क्लैम्प डाउन के सिनोनिम्स के रूप में आप बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शन, है ना। तो कोई भी तरह का रेस्ट्रिक्शन होगा अगर इंफॉर्मेशन पर, तो ये बेसिक प्रिसेप्ट्स, मूलभूत सिद्धांतों के कॉन्ट्ररी है, विरोधी है, विरोध में है। कॉन्ट्ररी टू समथिंग, प्रीपोजिशन कौन सा हमने बताया? टू। कॉन्ट्ररी टू समथिंग का मतलब होता है कोई चीज के विरोधाभासी। ही अंडरस्कोर्ड द सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी, अंडरस्कोर का मतलब हाईलाइट, ही हाईलाइटेड, अंडरस्कोर्ड मतलब हाईलाइटेड द सिग्निफिकेंस एंड नेसेसिटी फॉर द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग ए ग्रेव क्राइसिस। उन्होंने कहा कि बहुत महत्व होता है, बहुत जरूरी होता है कि इंफॉर्मेशन फ्री फ्लो करे, आराम से एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन जा सके ग्रेव क्राइसिस के दौरान। करते हुए उन्होंने रिकॉल किया। रिकॉल करने का मतलब होता है पीछे हुई किसी घटना का चर्चा करना या उसको दिमाग में लाना, उसको उदाहरण के तौर पे प्रस्तुत करना। तो रिकॉल के रिमेंबर के रूप में आप बोल सकते हैं रिमेंबर, है ना। तो रिकॉल किया, रिमेंबर किया, उस कौन सी चीज को रिकॉल किया? द रोल इट प्लेड। यहां इट किसके लिए आया है? देखिए बंधु, ये जो इट है, ये इट किसके लिए आया है? तो बंधु याद रखिएगा, ये वाला इट आया है इंफॉर्मेशन के फ्री फ्लो के लिए। फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को नहीं लिख करके उसके जगह इट लिखा गया। तो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंटेनिंग ए फेमाइन इन 1970। कंटेन का मतलब कंट्रोल करना भी होता है। 1970 में जो सुखाड़ आया था, जो अकाल पड़ा था, ठीक है ना, उस अकाल को रोकने में फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसका उल्लेख करते, उसको रिकॉल करते हुए जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि कोई भी ग्रेव क्राइसिस से यदि देश गुजर रहा होता है तो उस समय फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उस क्राइसिस से कम आउट करने में देश को मदद करता है। इसलिए इस पर एकदम क्लैम्प डाउन नहीं करना बच्चा लोग, वो मतलब बच्चा लोग मतलब स्टेट लोग, ठीक है। The court was apparently drawing inspiration from the theory. स्पष्ट है, apparently मतलब it is clear, apparently मतलब it is clear, स्पष्ट रूप से कोर्ट जो है उस थ्योरी से इंस्पायरेशन ले रहा था, सीख ले रहा था। ड्रॉ इंस्पायरेशन का मतलब प्रेरणा प्राप्त करना। थ्योरी किसका था? आर्टिकुलेटेड बाय मतलब क्लियरली स्पोकन बाय, उसको क्लियरली एक्सप्रेस्ड बाय। किसके द्वारा एक्सप्रेस किया गया था? इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन के द्वारा ये थ्योरी दिया गया था कि द फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स ऑफ डेमोक्रेसी। फंडामेंटल एट्रीब्यूट्स मतलब फीचर्स, मतलब महत्वपूर्ण निशानियां, कहते हैं ना
एट्रीब्यूट ऑफ समथिंग मतलब उस चीज का फीचर्स, उस चीज का साइन। तो डेमोक्रेसी का जो साइन है, फीचर है, फंडामेंटल फीचर है, जैसे है फ्री प्रेस एंड द नीड टू फेस द पीपल एट इलेक्शंस, इलेक्शंस में जाके लोगों का सामना करना, लोग बोलते हैं आपको गलत तो उसको मानना कि लोगों ने गलत बोला है जनता ने, तो जनता जनार्दन है, आप गलत हो तब जनता गलत बोल रही है आपको। एंड रिस्पॉन्ड टू पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, और अपने राजनीतिक आलोचकों को सही तरीके से प्रतिक्रिया देना, विल हेल्प प्रिवेंट फेमाइन। उन्होंने कहा कि इन्हीं सब वजहों से बाढ़, सुखाड़, उस समय अकाल जो पड़ा था, उस समय 1970 शायद इंदिरा गांधी का टाइम था ना, हाँ, तो उस समय जो है वो सुखाड़ जो है, अकाल को रोका गया था, प्रिवेंट इसी की मदद से हुआ था। देखिए हेल्प, प्रिवेंट, हेल्प के बाद फिर से V1 यूज़ किया गया। आप चाहे तो यहाँ 2+V1 या N+V4 भी यूज़ कर सकते थे। हाउएवर, हालांकि हाउ फार द प्रेजेंट रिजाइम फील्स इटसेल्फ अकाउंटेबल टू द पीपल। ठीक है, रिजाइम का मतलब शासन, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस, है ना। तो जो अभी वर्तमान का शासन है, ये किस हद तक, हाउ फार मतलब किस हद तक अपने आप को अकाउंटेबल समझता है लोगों के प्रति। अकाउंटेबल टू समबडी मतलब लोगों के प्रति जिम्मेवार होना, मतलब अगर वो सवाल पूछें तो जवाब देना हमारा काम बनता है। जैसे आई एम अकाउंटेबल टू माई फैमिली, अगर मेरे परिवार मेरे से सवाल पूछेगा कि तुम पैसा क्यों नहीं लाया, तुम ये काम क्यों नहीं किया, तो हमको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, हम नहीं बोल सकते हैं कि तुम मेरा मालिक नहीं हो, तुम कैसे हिम्मत कर लिया सवाल पूछने का। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम एक अच्छे गार्जियन नहीं होंगे। ठीक है, तो बी अकाउंटेबल, अकाउंटेबल क्या है, एडजेक्टिव है। बी मतलब इज, आर, एम, आवाज, वेयर, अकाउंटेबल टू समबडी। यदि किसी के प्रति जिम्मेवार हैं तो टू प्रीपोजिशन, अकाउंटेबल टू समबडी। और किसी चीज के लिए जिम्मेवार हैं, कोई काम के लिए, कोई परिणाम के लिए, कोई हालात के लिए, तो अकाउंटेबल फॉर समथिंग। यह बात ध्यान में रखिएगा, अकाउंटेबल टू समबडी और फॉर समथिंग। तो आप मिला के बना सकते हैं, आई एम अकाउंटेबल टू माई फैमिली फॉर माई एवरी एक्टिविटी। मैं अपने हर एक हरकत के लिए अपने परिवार के प्रति जिम्मेवार हूँ। मतलब मुझे मेरे परिवार सवाल पूछेगा कि तुमने क्यों किया, तो मुझे जवाब देना पड़ेगा सही सही। हम ही नहीं कहेंगे कि हम पिता हैं, हम गार्जियन हैं, तुम कैसे सवाल पूछ सकता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, तब ये नहीं हुआ अकाउंटेबल होना। ठीक है, हाँ हाँ, टू द पीपल एट लार्ज। अब पीपल एट लार्ज का मतलब आम जनता, कॉमन पीपल, इज नाउ अनक्लियर। मतलब कोर्ट ने कहा है कि जो भी प्रेजेंट रिजाइम है, जो अभी वर्तमान में सरकार है, जो शासन व्यवस्था है, वह आम जनता के प्रति किस हद तक जिम्मेवार है, यह तो बातें स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। इट फेसेस क्रिटिसिज्म बोथ विद इन द कंट्री एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल मीडिया। ये जो है इट किसके लिए है, रिजाइम के लिए। ये दोनों तरफ से इसका क्रिटिसिज्म मिल रहा है, देश के अंदर भी और इंटरनेशनल मीडिया से भी, दैट ए मेजर काउज ऑफ द क्राइसिस इज इट्स रिलक्टेंस टू एक्नॉलेज इट्स ओन फेलियर। इट्स मतलब ये इट जहाँ जहाँ इस सेंटेंस में इट्स आया वो रिजाइम के लिए आया, कि इसका जो है इसका जो सबसे बड़ा ये कारण है इसके क्रिटिसिज्म का हर तरफ, कि ये जो रिजाइम है, जो अभी सरकार है, जो अभी शासन व्यवस्था है, वह रिलक्टेंस है, मतलब अनिच्छुक है, वो एकदम अनमने। यदि आप रिलक्टेंस दिखा रहे हैं कि तो आप कहना चाहते हैं कि हम नहीं करेंगे, योर रिलक्टेंस मीन्स आपका अनविलिंगनेस है ना, अनिच्छा। तो उसकी अनिच्छा है एक्नॉलेज करने की अपने फेल्यूर को, अपने असफलता को नहीं मानना चाहती है सरकार। ठीक है, कि जो वो उनका प्रिपेयर करना था, तैयारी करना था कैलेमिटस सेकेंड वेव के लिए। कैलेमिटस बना है कैलेमिटी से, CALAMITY, CALAMITY। कैलेमिटी नाउन है, कैलेमिटी का मतलब होता है आपदा, और कैलेमिटी से एडजेक्टिव बना कैलेमिटस। ये जो आपदा वाला है, विनाशकारी सेकेंड वेव आया है, इसकी तैयारी करने में अपनी असफलता को स्वीकार करने के प्रति जो अनिच्छा है इस सरकार की, यही इसके लिए सबसे बड़ा आलोचना का कारण बन रहा है। जाहिर सी बात है, जब तक कोई इंसान या कोई संगठन अपनी गलती मानेगा नहीं, उसको सुधारेगा कैसे, सुधारेगा नहीं तो सब जगह क्रिटिसिज्म तो होगा ही होगा। क्वेश्चंस फायर्ड एट इट बाय हाई कोर्ट्स आर ऑल्सो ऑन दीज लाइन्स। ठीक है, हाई कोर्ट के द्वारा जो क्वेश्चन फायर किया गया है सरकार पर, एट इट मतलब द रिजाइम, इट मतलब रिजाइम, क्वेश्चन फायर एट समथिंग समबडी, फायर एट समबडी मतलब उसको निशाना साध करके कुछ फायर करना, गोली चलाना वगैरह। तो यहाँ गोली नहीं चलाया गया, सवाल का गोली चलाया गया। क्वेश्चंस फायर्ड, क्वेश्चंस जो कि फायर किए गए सरकार पर हाई कोर्ट्स के द्वारा, आर ऑल्सो ऑन दीज लाइन्स, इसी तरफ इशारा करते हैं कि भैया सरकार फेल हो गई है, उसको जो करना चाहिए था सेकेंड वेव के प्रिपरेशन के लिए, कैलेमिटस सेकेंड वेव,
विनाशकारी, कैलामिटस के सिनोनिम्स के रूप में आप डिस्ट्रक्टिव बोल सकते हैं, डिवास्टेटिंग बोल सकते हैं, है ना। एनी मूव टू स्टिफल सच क्रिटिसिज्म और बिलीव दैट दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग परसेप्शंस विल बी ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल का मतलब है, ऑफ नो अवेल के पहले बी आएगा, बी मतलब बी भी हो सकता है, बी का कोई फॉर्म इज आर एम वाज वेयर भी हो सकता है। योर स्टडी इज ऑफ नो अवेल इफ यू डोंट गेट द रिजल्ट। ज़्यादातर पेरेंट्स ही बोलते हैं आई डोंट बिलीव दिस, मेरा ये नहीं व्यक्तिगत सोच है, सिर्फ एक सेंटेंस हमने बताया। योर स्टडी इज ऑफ नो अवेल, आपके पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है इफ़ यू डोंट गेट द रिजल्ट, अगर आपका रिजल्ट नहीं होता है तो। ऑफ नो अवेल का मतलब यूजलेस, फ्रूटलेस, इन वेन, व्यर्थ, है ना। तो कहा जा रहा है कि कोई भी कदम उठाया जाता है ऐसे क्रिटिसिज्म को दबाने का, स्टीफल करने मतलब दबाना, है ना, उसको दम घोट देना, क्लैम डाउन ऑन करना। तो इस तरह के क्रिटिसिज्म को दबाने का कोई भी कदम उठाया जाता है और बिलीव या फिर ये माना जाता है कि दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग परसेप्शंस, कि लोग अपने परसेप्शन को सही नहीं कर रहे हैं, ये उनके परसेप्शन की समस्या है। ये सब बोलना विल बी ऑफ नो अवेल, इससे कोई फायदा नहीं होगा इफ द इन्फेक्शंस एंड बॉडी काउंट कीप राइजिंग। अगर इन्फेक्शन बढ़ते जा रहा है और लाशों की संख्या बढ़ती जा रही है अलार्मिंगली, खतरनाक रूप से, अलार्मिंगली मतलब डेंजरसली, है ना, एंड द हेल्थ सिस्टम ड्रॉज क्लोज टू ए कोलैप्स, और अगर हेल्थ सिस्टम धीरे धीरे कोलैप्स होने की तरफ ड्रॉ कर रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसके निकट जाते जा रहा है, कोलैप्स, यदि कोई सिस्टम कोलैप्स कर गया मतलब फेल हो गया, ठीक है। तो हेल्थ सिस्टम फेल होने की तरफ बढ़ते जा रहा है, तो ये सब जो है आप जो कर रहे हैं बकवास, कि लोग अपना सोच सुधारें, परसेप्शन सुधारें, लोगों का परसेप्शन गलत है या क्रिटिसिज्म को दबाने की कोशिश, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक दिन सामने खुल के आ जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा। आई होप कि ये आर्टिकल अक्षरशः आप लोगों को एक एक शब्द समझ में आ गया होगा। नोट्स ज़रूर बनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले आर्टिकल में।